गुरु तेग बहादुर एनक्लेव। तो इसी गुरु तेग बहादुर एनक्लेव से 12 मई की शाम तकरीबन 7:40 पर 12 मई शाम की बात है 7:40 एक फ़ोन कॉल दिल्ली पुलिस के पास आती है और फ़ोन करने वाला शख्स ये बताता है कि यहाँ जीटीबी एनक्लेव में किसी आदमी को गोली मार दी गई है, आप फ़ौरन चले आइए। पुलिस को अक्सर शहर से इसी तरह की कॉल्स मिलती हैं और अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीमें फ़ौरन जो है वो रश करती हैं और जाकर फिर मामलों की तफ्तीश शुरू करती हैं। तो खैर जैसे ही कॉल मिली तो जो पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी थी वहाँ मौके पर पहुँचती है। इसके साथ ही जीटीबी एनक्लेव जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन की टीम को भी इन्फॉर्म किया जाता है और तुरंत जो है पुलिस का भारी भरकम लवाजमा मौके पर पहुँचता है। पुलिस मौके पर पहुँच कर देखती है कि वाकई ये कॉल सही है और जीटीबी एनक्लेव में बीच सड़क पर एक शख्स जो है खून से लथपथ ज़मीन पर गिरा हुआ है और लोगों की भीड़ उसे घेर कर खड़ी है। पुलिस इस आदमी को फ़ौरन उठाती है अपने पीसीआर वैन में और उठाकर उसे इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल जो पास में ही है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, वहाँ पर लेकर जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली उस शख्स की ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती और उसकी मौत हो जाती है। यानी ये मामला क्लियर कट मर्डर का है और एक तरह से देखा जाए तो ब्रॉड डे लाइट में कत्ल हुआ है। हालांकि शाम हो गया था तो अगर टेक्निकली देखें तो ब्रॉड डे लाइट तो नहीं होगा, लेकिन सरेशाम कत्ल की घटना ज़रूर है। पुलिस अब फ़ौरन पता करने लगती है कि भाई ये मरने वाला शख्स कौन है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्यों इसे गोली मारी गई। तो जो चश्मदीदों से पुलिस की पूछताछ होती है उसमें ये पता चलता है कि ये शख्स जो है अपने साथ एक बैग लेकर वहाँ से गुजर रहा था और रास्ते में दो नौजवान आए और दोनों ने उससे वो बैग छीनने की कोशिश की। इस आदमी ने उनको रोकने की कोशिश की, रेसिस्ट किया और तब वो जो नौजवान थे, जो किलर्स थे, उन्होंने इस आदमी को एक एक कर 3 गोलियां मारी और फिर उसका बैग छीनकर वहाँ से फरार हो गए। तो क्लियर कट ये मामला लूट का भी था, ये भी बात अब साफ हो गई और लूट के लिए मर्डर का मामला था। मरने वाले आदमी की भी पहचान क्लियर हो गई। उसका नाम था दिनेश शर्मा और उम्र थी 53 साल। दिनेश शर्मा के बारे में जब पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि दिनेश शर्मा जो है एक स्क्रैप कारोबारी, स्क्रैप डीलर के यहाँ कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करता था। यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी पैसों का कैश ट्रांजैक्शन होता है वो पैसा एक जगह से कलेक्ट करना, दूसरी जगह पहुँचाना, ये दिनेश शर्मा का काम था। और जिन लोगों ने दिनेश शर्मा को फॉलो किया, जिन लोगों ने दिनेश शर्मा को गोली मारी, जाहिर है ये सारे लोग उसके वेयरअबाउट्स के बारे में कि वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितना कैश लेकर जाता होगा, इसके बारे में उन लोगों को एक रफ आइडिया ज़रूर था। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर हो गई और पुलिस अब इस मामले की छानबीन शुरू कर चुकी थी। इसी छानबीन के दौरान पुलिस ने जब लोगों से और जानकारी जुटाई और पूछताछ की तो लोगों ने 2 बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पुलिस को दी। एक जानकारी ये कि जिन 2 लड़कों ने दिनेश शर्मा को गोली मारी थी वे दोनों लड़के काफ़ी वेल बिल्ट थे, यानी काफ़ी तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे थे। एक तो ये जानकारी थी। दूसरी जानकारी ये कि वो लोग मौका वारदात पर जब थे तो उनके हाथों में या उनकी जेब में या उनके पास इस स्ट्राइक को करने से पहले किसी ने कोई मोबाइल फ़ोन नहीं देखा था। यानी शायद वो मोबाइल फ़ोन लेकर मौके पर नहीं पहुंचे थे। कहने का मतलब ये कि हर चश्मदीद ने मोबाइल फ़ोन देखने की बात से इनकार किया। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा ही लोगों के हाथों में ही होता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी उनके हाथों में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं देखा था। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस के लिए ये मामला थोड़ा और मुश्किल और चुनौती भरा था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जब नहीं था तो टेक्निकल सर्विलांस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो पुलिस करती है वो नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, पुलिस को एक जानकारी और वो मिली थी, वो ये कि दोनों जो है वो ठीक ठाक तंदुरुस्त फिगर के थे। बहरहाल पुलिस ने इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर इस मामले की छानबीन शुरू की और शाहदरा और उसके आसपास के जितने इलाके हैं, शास्त्री पार्क, झिलमिल, जीटीबी एनक्लेव, ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारे सीसीटीवी कैमरों की पुलिस ने स्कैनिंग शुरू कर दी। और पुलिस का टारगेट ये था कि वो लंबे चौड़े तगड़े दिखने वाले नौजवानों को ढूंढने की कोशिश करेंगे सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी कैमरों में। और इस तरह से पुलिस ने तकरीबन 12 दिनों में 800 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की स्कैनिंग की। आप देखिए ये कितना बड़ा टास्क है, कोई मजाक नहीं है। 12 दिनों में 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने स्कैन की। और सिर्फ स्कैन करने के लिए स्कैन नहीं करना होता है, स्कैन करके किलर्स को पहचानना, उनको देखना, ढूंढ कर निकालना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। खैर, सबसे पहले तो इतनी जगहों से सीसीटीवी फुटेज का डंप डाटा कलेक्ट करना, वो भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। खैर, अभी
पुलिस छानबीन कर ही रही थी, सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कर ही रही थी, तब तक पुलिस को एक और चश्मदीद मिलता है। और इस बार ये चश्मदीद बताता है कि ये जो किलर्स थे उनमें से एक ने अपने गले में सफ़ेद रंग का एक रुमाल बांध रखा था। पुलिस अपने मुखबिरों से बातचीत करती है तो मुखबिर जो है इस तरह के किलर्स के बारे में कुछ और अहम जानकारी पुलिस टीम को देते हैं। मुखबिर ये बताते हैं कि ये बेसिकली गले में नहीं, अपने चेहरे पे रुमाल बांधते हैं ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर जो है वो चेहरे की कैद ना हो और वो पकड़े ना जाए। ये इस तरह के रॉबर्स की एक मोडस ऑपरेंडी होती है और कई बार जब वो थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं या भाग दौड़ कर रहे होते हैं तो लापरवाही से भी कई बार उनका रुमाल चेहरे से सरक कर गले पर आ जाता है। तो जिसने भी गले में रुमाल देखा उसके पीछे इन किलर्स का या रॉबर्स का यही मकसद रहा होगा कि वो रुमाल से चेहरा छिपा ले। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी यानी लुटेरों के काम करने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी थी जो पुलिस को मुखबिर ने बताई। और साथ ही मुखबिर ने एक और अहम जानकारी पुलिस को दी, वो ये कि ये वो लोग हैं, उस गैंग से जुड़े हुए लोग लगते हैं जो आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्पेशली ई रिक्शा, जिसे हम बैटरी रिक्शा भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका कोई ट्रेल जो है पुलिस को ना मिल सके। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान ये एक एक करके कई ई रिक्शा चेंज करते हुए ट्रैवल करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक एक ई रिक्शा में बोर्ड किया, उतर गए, फिर दूसरी जगह से एक और ई रिक्शा ले लिया। जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि सीसीटीवी कैमरों में भी उनको ट्रैक कर पाना मुश्किल हो। तो मुखबिरों ने जब पुलिस को ये जानकारी दी, सफ़ेद रुमाल वाली, मोबाइल फ़ोन ना होने वाली, वेल बिल्ट होने की बात और साथ ही ई रिक्शा यूज़ करने की बात, तो पुलिस ने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपनी तफ्तीश को जो है वो जारी रखा। आगे पुलिस बढ़ाती रही और इसका नतीजा ये हुआ कि अब पुलिस को कई सारे क्लूज़ मिल चुके थे, जिन क्लूज़ के सहारे पुलिस को इन्हीं सीसीटीवी फुटेज की जो स्कैनिंग चल रही थी उसमें से इस तरह के लोगों को ढूंढना था जो ई रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, जिनके गले में रुमाल बंधा हुआ है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस कोशिश में पुलिस कामयाब हो गई और पुलिस को लंबी जद्दोजहद और मशक्क़त के बाद शास्त्री पार्क इलाके में एक शख्स जो है ई रिक्शा में बैठा दिखा जो वाकई तंदुरुस्त था और उसके गले में सफ़ेद रंग का एक रुमाल भी बंधा हुआ था। अब पुलिस ने यह तय किया कि अब वो इस आदमी को ट्रेस करना और उसकी ट्रेलिंग जो है वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। पुलिस ने अब उस ई रिक्शा को स्कैन करना शुरू किया। जहाँ तक वो ई रिक्शा गया पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले, देखे। उसके बाद एक जगह ई रिक्शा का स्टैंड था, वहाँ पर वो ई रिक्शा जो है वो रुक गया, ठहर गया। पुलिस जो है उस जगह पर जो है नए ई रिक्शा की तलाश शुरू की। नए ई रिक्शा पे फिर से वही आदमी तैनात दिखा। इसके बाद पुलिस जो है उस नए ई रिक्शा को ट्रेस करने लगी और उसमें भी वो आदमी जो है बैठा हुआ नजर आया। इस तरह से पुलिस ट्रेस करती हुई कई किलोमीटर का सफ़र तय करके पुरानी दिल्ली के पास पहुंच गई। और पुरानी दिल्ली में एक लोकेलिटी है अंसारी रोड। इसी अंसारी रोड में एक लॉजिस्टिक कंपनी का गोदाम है, जहां तक पुलिस जो है इस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पहुंचने में कामयाब रही। और इस सीसीटीवी फुटेज में वो लोग जो है, खासकर एक आदमी ई रिक्शा में बैठा हुआ दिख रहा था जिसके गले में रुमाल था। पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो जो भी रॉबर्स हैं, जो लूटर्स हैं, उनका कनेक्शन इस लॉजिस्टिक कंपनी से ज़रूर है, उसके गोदाम से ज़रूर है। पुलिस ने जब वहाँ पर छापेमारी की तो पता चला कि हाँ, उनके यहाँ के 2 कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से गायब हैं, बिना बताए वो चले गए हैं। और उनके नाम और पहचान और पता के बारे में पुलिस को उस कंपनी से जानकारी मिल गई। ऑब्वियसली जहाँ वो काम करते थे वहाँ उनको रॉबर के तौर पर तो कोई नहीं जानता था, वहाँ एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करते थे। लेकिन वो जिस तरह से मिस्टीरियस तरीके से डिसअपियर हो गए थे, गायब हो गए थे, कंपनी की ओर से जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस को यकीन हो गया कि हो ना हो यही वो लोग हैं जिन्होंने जीटीबी एनक्लेव में लूट और हत्या की उस वारदात को अंजाम दिया है। इन दोनों लोगों के नाम थे रामतेज वर्मा और रामाशीष वर्मा और इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से था। एक और जानकारी इन दोनों के बारे में जो पुलिस को मिली वो ये कि इन दोनों को शराब का बड़ा शौक है, यानी ये आले दर्जे के शराबी हैं। पुलिस को ये भी जानकारी मिल गई। अब पुलिस की टीम ने बगैर वक्त गंवाए हुए पुलिस की टीम सीधे पहुंची उत्तर प्रदेश के गोंडा। जो भी इनका पता वगैरह था वहाँ पर पुलिस ने निगरानी करने की शुरुआत की। घर में तो ये नहीं मिले, लेकिन चूंकि ये बहुत आले दर्जे के शराबी थे तो गोंडा के जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी पर इनकी तलाश पुलिस को थी, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के शराब के ठेके में ये रामतेज वर्मा और रामाशीष वर्मा दोनों एक शाम को शराब खरीदने पहुंचे। पुलिस की टीम सादे लिबास में दोनों का वहाँ इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद दोनों को वहाँ दबोच लिया गया। दबोचने के बाद जब उनसे सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुआ, कोट अनकोट आप समझ सकते हैं, मतलब जब तगड़ी पूछताछ उनसे हुई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने
दिनेश शर्मा को गोली मारकर उनके बैग से तकरीबन 7 लाख रुपए लूटे थे और उन्होंने इनके बारे में जानकारी जुटाई थी कि ये कलेक्शन एजेंट हैं और रुपयों से भरा बैग लेकर चलते हैं। बेसिकली ये पहले से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। जब ये गोंडा में रहते थे उस समय ये सागवान की लकड़ी काट कर जो है उसकी तस्करी किया करते थे, उसे बेचते थे। इसके बाद इन्हें रातों रात अमीर बनने का चस्का लगा। फिर इन्होंने कुछ कंट्री मेड फायर आर्म यानी देसी हथियारों की भी तस्करी की और फाइनली ये पहुंचे दिल्ली, जहां पर आकर ये लूटपाट करने लगे। लेकिन जब लूटपाट नहीं करते थे तो कहीं भी मेहनत मजदूरी करते थे और अपने आप को एक तरह से छुपा कर रखते थे, दुनिया को नहीं जाहिर होने देते थे कि वो क्रिमिनल्स हैं। और इसीलिए वो लॉजिस्टिक कंपनी के गोदाम में काम किया करते थे। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने स्ट्राइक करके 7 लाख रुपए लूटे और एक हत्या की। लेकिन आखिरकार पुलिस ने सफ़ेद रुमाल, लाल रंग का ई रिक्शा, सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग, इन सारी तरकीबों से और इन सारे क्लूज से पुलिस ने इस मामले को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। तो यकीनन दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है और जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, इस बात की उम्मीद की जा सकती है।